Hello guys, this is Krishna Lohan and welcome to your own channel. Today we are going to learn about poetic forms or devices. This is the most important question you have seen in your exam, and today we are going to elaborate this question in detail. So keep watching this video and share and subscribe. Today's topic is poetic devices. This is the most important and you can say that this is the most favorite question of the English. First of all, we will give the definition of poetic devices or poetic forms. Let's see. Poetic devices are a form of literary device used in poetry. यानी ये यहाँ पे साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक शैली पोएटिक डिवाइसेस को बोला जाता है. इसी का एक रूप है जो कि पोएट्री यानी कि आपकी कविताओं में किया जाता है. इस क्वेश्चन को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, या दूसरी जो आप चाहें तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं. दोनों तरीके से मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको यहाँ पे लिखा है. पोएम्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस कंपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रामर, रिदम, वर्बल एंड विजुअल. तो ये चीजें हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं कविताओं में पोएटिक डिवाइसेस और पोएटिक फॉर्म्स बोलते हैं. यानी इनमें क्या क्या चीजें होती हैं आप देख सकते हैं. स्ट्रक्चर यानी सेंटेंसेस का, दोहे हैं, स्टेंजा है, गद्य है. यानी कि इंग्लिश में जो भी पैसेजेस वगैरह हैं, स्टेंजाज हैं, उनका स्ट्रक्चर. फिर उनमें क्या चीज ध्यान रखने लायक होती है, ग्रामर. इसके बाद अगर आप पोइट्री क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको रिदम का खास ध्यान रखना पड़ता है, यानी राइमिंग स्कीम जो होती है. फिर वो वर्बल है या फिर विजुअल है, ये भी आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है. तो यहाँ पे अब देखिए आगे, दे आर एसेंशियल टूल्स. कौन से? स्ट्रक्चर, ग्रामर, रिदम, वर्बल, विजुअल. ये क्या है? एसेंशियल टूल्स हैं. दैट अ पोइट यूजेस टू क्रिएट, जो कि कवि यूज करता है बनाने के लिए, रिदम के लिए, और एनहेंस अ पोएम्स मीनिंग, कविता के अर्थ को बढ़ाने के लिए, या फिर मूड को बढ़ाने के लिए, मूड को अच्छा करने के लिए, या फीलिंग्स को. तो ये चीजें आप यहाँ पे एसेंशियल टूल्स के रूप में ही लिखेंगे. और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं. इसके बाद ये तो उनके जो है फॉर्म्स हैं. अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो डिवाइसेस यहाँ पे देयर आर सम पोएटिक डिवाइसेस. मैं आपको बहुत सारी डिवाइसेस कराऊंगी, उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हो. कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप जितनी, मैं अगर मान लो मैंने यहाँ 50 करवा दी तो आपको 50 ही करनी है. यहाँ पे आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर 5 से 8 नंबर में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसमें 8 या 9 या फिर आप चाहे तो 10 तक कर सकते हैं. पोएटिक डिवाइसेस आपको जो भी समझ आती है सिर्फ वही आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और उसको अपने आंसर में लिखिएगा. पहला होता है अलिटरेशन, जो कि अनुप्रास अलंकार होता है. आपको पता ही है जिसमें क्या होता है, वर्ण की बारंबारता होती है, आवृत्ति होती है. आप लिख सकते हो. सो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेफिनेशन हर एक जो डिवाइस की देनी पड़ेगी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट ही मैंने लिखी है ताकि आपको आसानी रहे. अ साउंड ऑफ 3 और 4 कंसिस्टेंस कॉन्सोनेंट्स विदाउट नो इंटरफेरेंस, यानी लगातार वर्णों की आवृत्ति होना. वर्ण क्या होते हैं? ए, आ, ई स्वर में, क, ख, घ व्यंजन में. इसी तरह से वोवल सारे स्वर होते हैं और कॉन्सोनेंट सारे व्यंजन होते हैं. इंग्लिश में ABCD है, जो इसमें से AIEOU आपके वोवल हैं, और जो बाकी हैं आपके BCDF, इस तरह से कॉन्सोनेंट, ये सारे आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं. तो इसमें आपको क्या करना है, किसी भी कॉन्सोनेंट की, उसमें चाहे वोवल हो या कॉन्सोनेंट है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन सिर्फ मैटर करता है उसकी बार बार रिपीटेशन. ठीक है, विदाउट, बिना किसी इंटरफेरेंस की. एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगे आप. इट इज यूज्ड टू इवोक, यानी जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्या जगाना है? फीलिंग. सच एज फियर एंड सस्पेंस, सस्पेंस और फियर को जगाने के लिए इसका अल्टरेशन का यूज किया जाता है. इसमें आप देखिए एग्जाम्पल जो है, लूना डांसेज विद विचेज, यानी लूना डांस करती है विचेज के साथ. तो यहाँ पे विद और विचेज दोनों का जो पहला कॉन्सोनेंट है, पहला सेम है, सेम ही होना चाहिए. 2 लगातार शब्दों का पहला जो लेटर है वो सेम होना चाहिए. फिर यहाँ पे क्या है, सूसी स्पाइड ऑन अल्फ. तो यहाँ पे सूसी का S और स्पाइड का भी S रेगुलरली सेम है. आई हैव टू मेक माई सेल्फ, यहाँ पे M और यहाँ पे ये भी M सेम है. लगातार यानी किसी भी लेटर की रिपीटेशन क्या कहलाती है हमें, अल्टरेशन यानी अनुप्रास अलंकार. इसके बाद हम करेंगे आयरनी.
ठीक है, आयरनी में हम देख लेते हैं, विडंबना जिसको हिंदी में बोलते हैं, इट एंड्स अप विद अ डिफरेंट वे, यानी ये सेंटेंसेस को लेकर या वाक्यों को लेकर किसी और ही अर्थ में इसका जो है मतलब निकलता है। अब जैसे कि वाटर वाटर एनीवेयर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर यानी कि पानी तो हर जगह है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है समुद्र में। ठीक है, यानी पानी तो हर जगह है लेकिन पीने के लिए एक भी घूंट या बूंद नहीं है। तो ये इसका मीनिंग कुछ और निकलता है, यानी इसकी सेंस क्या आती है? समुद्र की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट देखिए, असोनेंस होता है स्वर या साम्य एकता, स्वरों की एकता, रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखिए, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डिस्पेयर साउंड, उदासी की जो है भावना या उदासी की फीलिंग आती है यहाँ से। इट इज अ रेपिटेशन ऑफ वोवल्स प्लेस्ड नियर ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जो वोवल होते हैं उनकी रिपीटेशन इसमें होती है। वोवल्स की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें कॉन्सोनेंट था लाइक डिप्थोंग। डिप्थोंग क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे दो अगर वोवल की बात करें तो एक साथ आए, दोनों की साउंड इकट्ठी आए। जैसे कि इसमें क्या है? कॉल्ड, बोल्ड, यानी यहाँ पे ओ और अ की साउंड इकट्ठी आ रही है। कॉल्ड, ऑल्ड, यानी आप साउंड बोल के देखिएगा तो यहाँ पे वोवल्स की साउंड आ रही है। रियल, फील, शुड, वुड, इस तरह के। ठीक है, ये क्या है? असोनेंस, यानी दो स्वरों की एकता या एक साथ आना, रिपीटेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइस है राइम। इट इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड occurring in lines in a poem which gives the poem systematic quality। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी स्टैंजा में आप ए बी बी या ए बी इस तरह से आप देख सकते हो, ए बी सी और ए बी सी। ये राइमिंग स्कीम आपको मैं उसमें स्टैंजा में करा चुकी हूँ, यानी किन्हीं लाइंस की अगर सेम साउंड आती है लास्ट वाले वर्ड की तो उसको ए की संज्ञा दी जाती है, और दूसरी लाइन की और चौथी लाइन की सेम सेम होती है तो उसको बी की संज्ञा दी जाती है। तीसरी भी अगर उसमें 6 लाइनों का स्टैंजा है तो उसमें अगर तीसरी और पांचवी की अगर सेम आती है तो उसको सी की संज्ञा दी जाती है। ये राइमिंग स्कीम कहलाती है। अब यहाँ पे फोर्थ आपका जो है एल्यूजन। एल्यूजन में आप देखिए, अ ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, कैरेक्टर, हिस्टोरिकल इवेंट, यानी एक ये संक्षिप्त विवरण होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी चरित्र का, या किसी हिस्टोरिकल जो घटना है ऐतिहासिक, या फिर किसी भी आर्ट वर्क का। ही स्टडीज ऑल द टाइम एंड इज अ रेगुलर आइंस्टाइन। वह लगातार पढ़ता रहता है या सारा दिन पढ़ता रहता है तो वो एक रेगुलर आइंस्टाइन है। किसी की संज्ञा दी गई है उसको एल्यूजन में। तो यहाँ से क्या है, आपको पता लग गया है किसी एक व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है या किसी के वर्क ऑफ आर्ट की बात हो रही है। आइंस्टाइन की संज्ञा दी गई है कि वो सारा दिन पढ़ता रहता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है? पैराडॉक्स, यानी पैराडॉक्स को क्या बोलते हो आप? विरोधाभास। अ स्टेटमेंट इन विच अ कॉन्ट्राडिक्शन में रिवील एन अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। एक विरोधाभास होता है एक स्टेटमेंट में जो रिवील करती है, खुलासा करती है किसी अनचाहे या अनजाने सच का। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी ये खुलासा करती है किसी भी अच्छे टाइम को बुरे उसमें दिखाकर, यानी अच्छा भी है बुरा भी है। यानी किन्हीं दो सेंटेंसेस का एक दूसरे से बिल्कुल विरोधाभास यानी अपोजिट होना। यानी ये क्या कह रहा है, एक समय अच्छा है और दूसरा समय उसी पल को अगर हम कहें तो बुरा है। यानी जो कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है, चाहे बेशक कितनी ही भारी विडंबना आई है, कहते हैं कि वो अच्छे के लिए हुआ, यानी विरोधाभास होता है उस बात में। तो पैराडॉक्स को वो रेफरेंस करता है। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, किन्हीं वस्तुओं को मानव की संज्ञा दी जाती है, यानी जैसे फूल खिल रहे हैं, बादल जो है हंस रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस तरह से। तो और भी बहुत सारी सेंटेंसेस हो सकती हैं, आप थोड़ा माइंड को जो है इस पे लगाइए। टू अट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन ऑब्जेक्ट एन एनिमल, किसी जानवर या किसी ऑब्जेक्ट को इंसान की संज्ञा देना। जैसे द डेज आर क्रीपिंग बाय स्लोली, यानी जो दिन है वो बोल सकते हो आप घिसट घिसट कर चल रहे हैं, क्या है
रेंग रेंग कर चल रही है, जिस तरह से भी आप चाहें। अब दिन थोड़ा रेंग के चलते हैं, या तो कोई एनिमल चलता है या फिर कोई इंसान चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिनों को किसकी संज्ञा दी गई है? ह्यूमन की। ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो दोनों ही आप यहाँ मान के चलिए, बर्ड्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 7th पे पन। ठीक है, पन छोटा सा आपका अलंकार है यहाँ पे, तो इसको देखिए। अ प्ले ऑन वर्ड इन विच वर्ड्स विद टोटली डिफरेंट मीनिंग हैव सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड। एक नाटक होता है किसी शब्द के ऊपर जो टोटली डिफरेंट होता है उसका अर्थ, यानी जिसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है, किसी शब्द के ऊपर नाटक खेलना, ठीक है, या भूमिका निभाना, वो सिमिलर भी हो सकता है और उसकी जो आइडेंटिकल साउंड है वो भी हो सकती है। जैसे आवर सोशल स्टडीज टीचर सेज, हमारे जो है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक ने कहा है या कहता है, दैट हर ग्लोब इज द वर्ल्ड टू हर, कि जो उसका ग्लोब है वो उसके लिए संसार है। तो यहाँ पे क्या बताया है? ग्लोब वर्ड को उसने संसार बता दिया। तो यहाँ पे क्या है? एक शब्द जो है क्या काम कर रहा है? वर्ड का काम कर रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन, टू वर्ड्स दैट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे दो शब्दों को एक दूसरे के विरोधी बताया गया है। पैराडॉक्स में क्या था? सिचुएशंस को एक दूसरे से अलग बताया गया था, यानी कोई कही गई बात है एक दूसरे से अलग थी, बात थी वहां पे। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? ये भी विरोधाभास का ही प्रतीक है। इसमें शब्दों को एक दूसरे के विपरीत दिखाया जाता है। जैसे कि कहते हैं इसमें प्रेटी अगली, बिटर स्वीट, लिविंग डेड। दो शब्द आ जाते हैं, मीन्स किसी एक जैसे वस्तु की जो सुंदरता है उसके गुण बताने के लिए, लेकिन उस पर शब्द दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट यूज किए जाते हैं, यानी बिल्कुल विपरीत शब्द उस पर यूज किए जाते हैं, बिटर स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इमेजरी। इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, लाइक एन एक्शन, आइडिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, देर इज डार्क एंड डिम इन द केव। तो ये सेंटेंस क्या बता रही है? कहीं पर, यानी किसी जगह पर क्या है, एक साथ जो है अंधेरा और मध्यम, यानी थोड़ा जैसे कि शाम के समय होता है, डिम भी होता है और डार्क भी होता है। तो ये कहाँ पे बताया? ऑब्जेक्ट यानी केव में। सोल्जर्स आर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ऑन द बैटल फील्ड। सोल्जर्स यानी कि सैनिक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। कहाँ पर? बैटल फील्ड में। अब यहाँ बैटल फील्ड का भी दृश्य बताया गया, कोई एक्शन चल रहा है। ठीक है, स्क्रीमिंग और शाउटिंग का। तो यहाँ पे हियरिंग साउंड है स्क्रीमिंग और शाउटिंग की। डार्क और डिम एक विजुअल इमेज है जो हमारे माइंड में आती है। इमेजरी इसका नाम है, नाम से ही जाहिर होता है कल्पना। ओके, अब यहाँ पे लास्ट है आपका सेटायर। स्टायर को आप पता है क्या कहते हैं? आपको पता है, व्यंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? व्यंग किसी भी बात को एक ड्रामेटिक तरीके से खुलासा करना उसका। ठीक है, जैसे टू एक्सपोज और क्रिटिसाइज एनी स्टुपिडिटी एंड करप्शन, किसी मूर्खता के काम के लिए और किसी भ्रष्टाचार के, जो किसी आदमी द्वारा हो सकता है, किसी सोसाइटी के द्वारा हो सकता है, उसको एक्सपोज करने के लिए या उसकी आलोचना करने के लिए इसको यूज किया जाता है, सेटायर को। मैक्सिमम कवि हैं जो सेटायर वाले, वो यूज करते हैं इसको। इट्स पर्पस इज टू इम्प्रूव सोसाइटी। इसका जो पर्पस, क्या उद्देश्य होता है? सोसाइटी को इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो पोइम है द अनदर वुमन, जिसके बारे में, एक औरत के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्या है? नो देन देयर सेल्फ। इसमें भी इंसान को पहले खुद झांक लेना चाहिए अपने अंदर, फिर देखना चाहिए भगवान का। बहुत सारी पोइम आपको और भी मिल जाएंगी, आप आइडिया लगाइए, आपने पढ़ रखी हैं। तो ये मैंने जितने भी आपको पोएटिक डिवाइसेज या पोएटिक फॉर्म्स कह लीजिए, कुछ भी है, दोनों में से एक ही चीज है। अगर कोई भी इसमें आपको अच्छे से समझ आता है तो उसको आप यूज कीजिए विद डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल। अलग अलग उनको मेंशन कर दीजिए। डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके आप लिख सकते हो, अलग अलग मेंशन कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कोशिश मैंने की है कि पूरी तरह से आपको मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ।
तो ये आपका पोइटिक डिवाइसेस पोइटिक फॉर्म का जो है कंटेंट जो है खत्म होता है यहाँ पे। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, या इनमें से कोई सिंगल भी आ सकता है। शॉर्ट नोट इस पे लिखिए तो ये भी आ सकते हैं आपके, तो आप इसमें जितने चाहे एग्जाम्पल इसमें यूज़ कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसकी लेंथ देने के लिए।